नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के लिए मॉडल पेपर। इसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न बहुत से अध्यापकों, लेखकों की देखरेख में बनाया गया है। इसमें जो प्रश्न हैं बहुत ही ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं और ये जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट या इसे मॉडल पेपर कह सकते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी है उसके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं धर्मपाल प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर ये जो प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे मॉडल पेपर मैं आगे बनाऊं या फिर ना बनाऊं। इसमें जो प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ संभावित प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है और एक प्रश्न मैंने लास्ट में दिया है, वो प्रश्न हो सकता है कि एग्ज़ाम में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसको उत्तर देने का कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए इस मॉडल पेपर को हल करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैंने एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिया था, मतलब कुछ 15 प्रश्न आपको दिए थे। उसका अच्छा रिस्पांस मिला मुझे और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूरे 50 प्रश्न इस मॉडल पेपर में शामिल किए हैं। तो ये 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आइए इस पहले प्रश्न से बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसने हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा था? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, सुभाष कश्यप, ए कनिंघम और लास्ट ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी। और अन्य जो विकल्प हैं उसके बारे में बताता हूँ। जो बी है सुभाष कश्यप, ये इतिहास की पुस्तकों के लेखक हैं। ये लेखन का कार्य करते हैं। हमारे सी ऑप्शन है वो है ए कनिंघम। तो ए कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक हैं। कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक हैं। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, डी जो ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो कनिंघम है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक थे और ये सर जॉन मार्शल जो है महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से वेद त्रयी या त्रयी किन 3 वेदों को कहा जाता है? तो कितने वेद हैं? 4 वेद होते हैं, ऋजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उनमें से ऐसे 3 जो वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। हमारा सी ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। क्या है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, वेद त्रयी इनको कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदू में है महाभारत, रामायण, भागवत गीता, वैसे ही त्रिपिटक भी एक धर्म ग्रंथ है। तो आपको बताना है कि यह जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है पारसी, यहूदी, वहाबी या फिर जैन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन।
जैन इसका सही ऑप्शन। जो जैन धर्म है जिसमें महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, वो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन उसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ पे स्थित है? बोध गया किस लिए फेमस है? तो वहाँ पे महाबोधि वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वहीं पे लोग परिक्रमा मतलब उस स्थान को देखने भी जाते हैं। वो बहुत ही पवित्र स्थान है। तो वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया स्थित है कहाँ पे? बिहार में। बिहार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बिहार जो है स्थित है। ये भारत के इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। देश नहीं, प्रदेश है भारत का, मिस्टेक। बिहार जो है, बोध गया जो है बिहार में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसमें अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन है कुणाल, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार और डी है राहुल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है कुणाल। आइए कुछ जो अन्य विकल्प हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था, कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसने 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो बिंदुसार था, सी ऑप्शन, बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला ऑप्शन है जो डी है, जो डी राहुल है, ये भगवान बुद्ध के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था यशोधरा। ये शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है छठा, इनमें से 1857 की क्रांति के प्रचार का प्रतीक चिन्ह था। क्या था? प्रतीक चिन्ह मतलब कैसे जाने, जो क्रांतिकारी थे वो कैसे जाने की जो मतलब कोई भी मतलब कहाँ पे इकट्ठा होना है या कुछ संदेश जो मिलता था वो किस माध्यम से मिलता था, कैसे मतलब संकेत किया जाता था। तो उससे जो चीज़ें देते थे तो उससे पता लगता था कि हाँ कुछ घटित होने वाला है। तो मतलब इकट्ठे होना है, उसी में संदेश छिपा रहता था। पहला ऑप्शन है रोटी कपड़ा, बी ऑप्शन है रोटी पहला ऑप्शन था है और बी ऑप्शन है सफ़ेद कपड़ा, सी ऑप्शन है रोटी एवं कमल, डी ऑप्शन है गेहूँ। आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके सही ऑप्शन कौन से हैं। तो छठे का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रोटी एवं कमल। रोटी एवं कमल के माध्यम से 1857 के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसे प्रचार का प्रतीक चिन्ह बनाया था। अगला प्रश्न है सातवां, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है अहमदाबाद और डी ऑप्शन है इसका चंपारण। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें गुजरात तो इनका जन्म स्थान है, तो उन्होंने वहाँ शुरुआत नहीं की थे, तो ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका वहाँ जो नस्ल भेद था वहाँ पे ये जो है उनके खिलाफ लड़ने गए थे। वहाँ कई वर्षों तक वहाँ तक रहे थे। उसके बाद 1915 में 9 जनवरी 1915 के वो भारत वापस आए थे। उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को ये वापस आए थे। डी ऑप्शन है अहमदाबाद, तो ये भी नहीं है। तो आपका एक ऑप्शन बचता है, वो है आपका डी ऑप्शन, तो चंपारण सही है। तो ये जो ओम प्रकाश शुक्ला थे उन्होंने इनको जो है चंपारण बुलाया था। वहाँ पे किसानों के विरुद्ध जो है बहुत से अत्याचार हो रहे थे, तो जो ओम प्रकाश थे उन्होंने इनको आमंत्रित किया था सत्याग्रह की शुरुआत करने के लिए। मतलब एक समर्थन मिला था उनको, समर्थन देने के लिए महात्मा गांधी ओम प्रकाश शुक्ला के पास आए थे। अगला है डी
8वां प्रश्न है, काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड के नायक कौन थे, ये आपको बताना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ये जो एग्जाम, ये पेपर, जो मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक चाहे इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आंसर आए तब। काकोरी कांड के नायक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, पहला ऑप्शन। बी भगत सिंह, सी है राम प्रसाद बिस्मिल, डी है राजेंद्र लाहिड़ी। तो इसमें थोड़ी सी ये समस्या हो गई है कि जो ऑप्शन है इधर उधर हो गए हैं। ऐसा ये हुआ कि जो मैं इसको जो है फॉर्मेट में A4 साइज कर रहा था, लेकिन ये जो है A5 में प्रिंट हो गया, PDF बन गया। तो इसी वजह से जो ऑप्शन है थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका जो चंद्रशेखर आज़ाद, तो इसमें बताते हैं काकोरी कांड के नायक कौन थे। तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद पहला ऑप्शन है, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल और डी है राजेंद्र लाहिड़ी। तो इसमें सही ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है, इनमें से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए निकाला? मतलब ये है कि जो महिलाएं थी पहले वो किसी आंदोलन में भाग नहीं लेती थी, वो अपने घरेलू कामकाज या फिर कृषि वगैरह में लगी रहती थी। उनको राजनीति से कोई मतलब लेना देना नहीं रहता था। लेकिन एक ऐसा आंदोलन जिसने लोगों को मजबूर किया, मतलब वो भी चाहते थे कि हम भी जो है, उनको मोटिवेट किया गया कि हाँ आप जो है स्वतंत्रता, ये जो संग्राम है इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए, आपको इसकी ज़रूरत है, आप जो है देश की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें ऑप्शन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऊपर एक दोनों, या होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन ये 1916 में चलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक और इनके दो, मतलब ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया गया था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी ये जो है चलाया गया था 1921 में। असहयोग आंदोलन 1942 में चलाया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आपका बी ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की थी। अगला है, इनमें से किस दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज, दूसरा है वीर जवान दल, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और डी है आपका जय हिंद पार्टी। तो आज़ाद हिंद की फौज की इन्होंने स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना मोहन सिंह ने की थी। ये इसके सदस्य थे आज़ाद हिंद फौज के। वीर जवान दल ऐसा कोई दल नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका सी ऑप्शन जो फॉरवर्ड ब्लॉक है यही सही हो जाएगा। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। जय हिंद पार्टी भी कोई अस्तित्व नहीं है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि जय हिंद बोलते थे ये जो, मतलब मिलते थे अपने साथियों से तो जय हिंद बोलते थे, वही आज फेमस हो गया है। इनमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? गंगा नदी, नील नदी, कांगो नदी या जायरे नदी? तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। गंगा नदी क्या है? गंगा नदी भारत की एक विशालतम नदी है जिसकी लंबाई 2525 मीटर है, 2525 किलोमीटर है, किलोमीटर है। नील नदी भी ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे जो, अगर उसको क्या कहते हैं विस्तार में देखा जाए चौड़ी नदी, तो वो जो है अमेजन नदी है। सी ऑप्शन है कांगो नदी, ये भी अफ्रीकी नदी है। जायरे एक नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो सही ऑप्शन है डी, जायरे नदी। अगला ऑप्शन बढ़ते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा बांध है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इनगुरी बांध, दूसरा भाखड़ा नागल बांध, तीसरा है रूप वंश त्रस्की बांध या डी है नोटे ड्रम बांध। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका सही हो गया। तो आइए पहले ऑप्शनों के बारे में जान लेते हैं क्या कैसे हैं। तो इसमें जो इनगुरी बांध है ये रूस में स्थित है, ये नहीं है आपका। भाखड़ा नागल भी ये भारत में स्थित है, ये भी भारत सबसे ऊंचा बांध नहीं है। जो
सी है रोग वंश त्रस्की, ये तजाकिस्तान में है। कहाँ पे? तजाकिस्तान में रोग वंश त्रस्की, ये तजाकिस्तान में स्थित है। या और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा, रोग वंश त्रस्की। डी जो नोटे ड्रम है, ये फ्रांस में स्थित है। नोटे ड्रम कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। हमारा 13वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है विशालकाय पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर वृषणोत्थ पर्वत। इसका सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वलित पर्वत का ये उदाहरण है। किसका? वलित पर्वत। तो वलित पर्वत बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का भाग था? आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का भाग था? पुष्कर द्वीप, कांच द्वीप, लक्षद्वीप या फिर जम्बू द्वीप। तो लक्षद्वीप भारत में स्थित है, ये इसका भाग नहीं था। पुष्कर द्वीप भी नहीं है। और ये जो लास्ट डी ऑप्शन है यही बचता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, जम्बू द्वीप। ये जो है पहले भारतवर्ष था, ये इसी का भाग था। अगला प्रश्न है 15वां, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी पहला ऑप्शन है, बी है अल बरूनी, सी है अल बुखारी, डी है इनमें से कोई नहीं। अल मसूदी पहला ऑप्शन है, दूसरा है अल बरूनी, अल बुखारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आसान हो जाएगा, जो अरब विद्वान था जिसने भारतीय मानसून का वर्णन किया था वो थे अल मसूदी। तो सही ऑप्शन है अल मसूदी। टीचर ये जो है, ये जो प्रश्न है अब करंट अफेयर से स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो इतिहास के प्रश्न थे उसके बताया। अब जो है बताने जा रहा हूँ मैं, इतिहास और भूगोल से मैंने प्रश्न बताया। अब जो है करंट अफेयर से आपके प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो ये रिजर्व बैंक, जो पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नई रिवर्स रेपो रेट दर, मतलब जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो दर, वो कितने प्रतिशत है? तो वो है ए 4.6%, 3.50% या 3.35% या 5%। तो सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। तो दो होती है, एक होती है रेपो रेट दर और एक होती है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर मतलब जो रिजर्व बैंक होता है वो पैसा वापस देता है बैंकों को, और जो रेपो रेट दर होती है वो होती है जब कोई भी बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है तो वो रेपो रेट दर होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 3.35%। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 100 रुपये के नोट पर किस ऐतिहासिक स्थान का चित्र बना है? तो आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 100 रुपये के नोट पर किस ऐतिहासिक स्थान का चित्र बना हुआ है। पहला ऑप्शन है सांची का स्तूप, दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, सी ऑप्शन है रानी की वाव या फिर डी ऑप्शन है लाल किला। कुछ जो अभी मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा उसके बाद बताऊँगा जो ऑप्शन के बारे में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो 10 रुपये के नोट हैं उस पे, सॉरी 100 रुपये का जो नोट है उस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ गया है। तो और जो सांची का स्तूप है उसमें 20 रुपये, जो 20 रुपये की नोट होती है उस पर सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है। अगला जो रानी का बाव है, जो सी ऑप्शन है रानी की बाव, उस पर वो जो है आपकी जो 20 रुपये की नोट होती है उस पर रानी के वाव का चित्र बना हुआ है जो कि आपकी राजस्थान में है। अगला जो लाल किला है वो किस नोट पे बना होता है? जो 5 रुपये की नोट होती है उस पर लाल किले का चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, डी आर गाडगिल, आर सी बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिन्हें
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये जो है सही हो जाएगा आपका। यही इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। सी राजगोपाल भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे भारतीय। डी.आर. गाडगिल, ये जो है जो राष्ट्रीय आयोजन हुए थे पंचवर्षीय योजनाएं, उन्होंने इसमें योगदान दिया था। अगला है इन जो आपका निम्न को सुमेलित करना है। ऑप्शन थोड़ा सा दूर हो गए, मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसके सही जो प्रथम योजना है वो संबंधित होगी आपकी जो है सामुदायिक विकास पर। इसका जो मिलान होगा वो होगा आपका, बता दे रहा हूँ, प्रथम योजना जो है आपका क्या होगा, प्रथम औद्योगिक योजना जो है सामुदायिक विकास पर आधारित थी। दूसरा थी आपकी जो द्वितीय योजना थी वो आपकी थी तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना जो थी आपकी आधारभूत उद्योगों का प्रसार संबंधित थी। और चतुर्थ जो मिलान है वो आपका हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और पांचवा जो पंचम योजना थी वो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसमें आपको मैच करना था। एक बार देख लीजिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अगले जो वीडियो होंगे इससे बहुत ही बेहतर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस जानकारी को, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधार एक कार्यक्रम है, जो आधार है, आधार मतलब आधार कार्ड, उसी से संबंधित है। आधार कोई योजना नहीं है, ये आधार कार्ड से संबंधित है। तो प्रश्न को एक बार समझने का प्रयास कीजिए। आधार मतलब बस देखिए योजना नहीं है, एक आधार एक कार्यक्रम है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक की सहायता हेतु। दूसरा है सामान्य जन को समाजी सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। डी ऑप्शन है अनाथों एवं विधवाओं को आवास। सही ऑप्शन क्या है, सी। इसमें भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध करने होती है, एक 12 डिजिट का नंबर दिया जाता है। अगला है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का सबसे पहला प्रयास 1935 में किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा 1935। 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1919 में रावलेट एक्ट हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1945 में बॉवेल योजना आई थी। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, पहला ऑप्शन भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं मानता, वो सभी धर्मों का आदर करता है एवं सम्मान करता है, और उनको जो उसके त्यौहार होते हैं या फिर और भी कार्यक्रम होते हैं उनको आज़ादी जाती है कि आप अपने ढंग से मनाइए। तो इसका सही ऑप्शन है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्क मतदान कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी गणतंत्र, या इनमें से सभी। तो प्रस्तावना भारत के सबसे पहले पेज पे है। प्रस्तावना को भारत की संविधान की आत्मा, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसमें पहले जो शब्द है हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्ट होता है। तो इनमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ए एवं बी दोनों, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। या सी ऑप्शन है ए बी दोनों, या फिर डी राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
ए एवं बी दोनों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन मतलब पहले जो भारतीय समाज था उसमें विभिन्नताएं थी, जो गरीब तबके मतलब पिछड़ी हुई जातियां थी उनको जो है एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था। वो जो है उनको निचली जातियों को मतलब पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। बड़े लोग उसको हनन करते थे। अनुच्छेद 19 जो है ये आपका है बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित। अनुच्छेद 18 जो शपथ होती है उसके बारे में ये जो पुरुष उपाधियाँ दी जाती हैं उनका उल्लेख किया गया है। 17 ये सही ऑप्शन है। 17 ये आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये दोनों समान हो गए हैं तो 17 ही सही हो जाएगा। गलती से ये 2 बार प्रिंट हो गया है। किसी संसद की सदस्यता की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? संसद की सदस्यता के अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर जनता या राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन है जो राष्ट्रपति होता है वो किसी संसद की सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। तो मात्रक क्या होते हैं? जो मापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं या जो द्रव होता है उसको लीटर में मापते हैं, जो ज्योति की तीव्रता होता है उसको कैंडला में मापते हैं। तो ऐसे जो 9 मात्रक हैं उनको उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो इसका सही ऑप्शन है 1971 में इसका लागू की गई थी। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम के परमाणु सिद्धांत पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर। सी ऑप्शन है न्यूटन के द्वितीय नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम पर। और प्रश्नों के जान लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कोई परमाणु सिद्धांत नहीं दिया था, तो ये भ्रमित करने के लिए आपको ऐसा ऑप्शन दिया गया है। प्रथम नियम जो है मतलब प्रथम नियम ये है कि कोई भी मतलब स्थिर वस्तु है उसको जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह वस्तु अपने स्थान से हटेगी नहीं। अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तभी वह स्थानांतरित होएगी। डिस्प्लेसमेंट इसी को कहा जाता है। द्वितीय नियम यह है कि कोई भी वस्तु एक दूसरे पे बल लगाती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाई। जिससे हम दीवार पे अपना जोर आजमाइश करेंगे तो वो दीवार जो भी हो भी हमारे ऊपर जोर आजमाइश करती है। तो ये जो है आपका द्वितीय नियम है। अगला आर्किमिडीज का क्या है? आर्किमिडीज सिद्धांत जो हम लोग तैरते हैं, प्लवन का सिद्धांत मतलब कोई भी वस्तु क्यों तैरती है इसके बारे में बताया था। इसलिए तैरती है कि कोई वस्तु अपने भार से ज़्यादा जो द्रव होता है उसको हटा लेती है, इसीलिए वो तैरती रहती है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण जिसे लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं, वो क्या है एक्चुअल में? वो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपर रूप है? तो तत्व नहीं है। यौगिक क्या है? यौगिक इसका सही हो जाएगा। यौगिक क्या होता है? यौगिक मतलब होता है कोई भी पदार्थ में उसकी जो मात्राएं होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं, तो उसको यौगिक कहा जाता है। मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनिश्चित अनुपात में उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी मात्रा को ज़्यादा या कम किया जा सकता है, मतलब उस पर कोई माप नहीं की सकती है, तो उसे मिश्रण कहते हैं। अगला है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? अवशोषण, अभिशोषण, स्कंदन या फिर अपोहन। तो अवशोषण मतलब होता है सोखना, जैसे हम लोग सोखता होता है पहले बचपन में जो स्याही होती है जब हटा लेते उसको जो है सोखते हुए जो पानी डुबोते थे वो खींच लेता था, उसे अवशोषण कहते हैं। मतलब अगला है ये अभिशोषण कोई वो नहीं होता है, बस भ्रमित करने के लिए आपको कि ये हो सकता है। स्कंदन मतलब होता है मतलब जैसे फट जाना, जैसे दूध वगैरह रखते हैं हम लोग या फिर दही होती है उसको नींव में निचोड़ देते हैं तो वो फट जाती है, मतलब उसी अलग अलग हो जाते हैं कण, तो उसी को बोलते हैं स्कंदन। तो वो किस
तो यही जो प्रक्रिया है वो है। तो इसके अंदर प्रक्रिया जिसको क्लॉटिंग कहते हैं, उसी प्रक्रिया द्वारा फिटकरी जो है गंदे पानी को साफ करती है। अपवहन डायलिसिस होती है तो वो नहीं होती है, मतलब छानना जिसको कहते हैं उसे अपवहन, तो ये नहीं होगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है अमाशय में, यकृत में, त्वचा में या फिर आंत में। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, यकृत जिसे लीवर कहते हैं। तो वहीं पे विटामिन ए भंडारित होता है, मतलब संचयित होता है। अगला है, ये गणित से प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, सी टेट पी और यूपी टेट आदि एग्जाम में, जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसा प्रश्न हो जाता है। मतलब ये लोग मैथ को जो है प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, उसको तथ्य नहीं देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं कि आप तथ्यों को भी पढ़ें। पहला ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो इसमें सही ऑप्शन है जो 2 है, वो सी ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। मतलब 2 एक ऐसी संख्या है, वो किसी से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती है। अगला है ये प्रश्न 65.4 डिवाइडेड बाई 13.08 इंटू 20। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो ये जो बॉडमॉस रूल होता है उसी से इसको आपको सॉल्व करना है। बॉडमॉस रूल से सॉल्व करेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये जो ए ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न 5 जो प्रश्न आएंगे वो मैथ के बहुत ही सरल होंगे, और जो 10 प्रश्न आएंगे वो थोड़ा सा लेंदी होंगे। मतलब उनमें डायग्राम वो दिया जाएगा, आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उनमें से आपको प्रश्न या मतलब ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है 34वां, ये भी मैथ से प्रश्न है। 250 का 14% प्लस 150 का x% प्लस 150 का है। तो इनमें सही है कौन सा होगा, 15, 18 या फिर 12। तो इसका पहले 250 का हम निकाल लेंगे 14%, 14/100 कर लेंगे, इससे काट देंगे। 5 25, 2 5 10 और 214, 7 5 35 और 35 प्लस 150। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आप इनका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या है। तो आपको 2/5 का मतलब ऐसे का मतलब होता है गुणा, 2/5 गुणे 3/7 और इक्वल 198 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर होगा वही सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है 1155। कौन सा 1155 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 36, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है, कौन सा हो जाएगा, इसका 38.5 हो जाएगा। अगला है, अब हिंदी से प्रश्न है, सन्मति का सही विच्छेद है। सन्मति का सही विच्छेद है सन धनमति, शम धनमति, सह धनमति, सत या मति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सन सत धनमति, सतमति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिथि का सही विलोम है अनजान, अतिथि, मेहमान या संबंधित। तो जो मेहमान है इसका ये पर्यायवाची शब्द है। आतिथ्य मतलब होता है जो सेवा सत्कार होता है, अतिथि का उसे आतिथ्य कहते हैं। संबंधी भी एक तरीके से अतिथि का ही पर्यायवाची था। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि पहला ऑप्शन है ए, यही सही हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है वात, वात मतलब ही हवा होती है। अनल मतलब होता है आग, तो यही सही हो जाएगा अनल। इसी से बना हुआ दावानल, मतलब जो जंगलों में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। सी ऑप्शन है वायु, ये भी पवन का पर्यायवाची शब्द है। डी है समीर, ये भी पर्यायवाची शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, कवित्री, कवयवी या फिर महाकवि।
ये बहुत बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन है कवयित्री। अगला है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कवयित्री। अगला है, छाती पर मूंग दलने का अर्थ है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्ज वसूल करना या पास रहकर दुख देना। तो सही ऑप्शन है पास रहकर दुख देना। ये जो है छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ है। उपन्यास परीक्षा ग्रुप के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न ये करंट अफेयर्स है। इस साल का 2021 का 93वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है नोमैडलैंड, ग्रेविटी, द फादर या मंक। तो ये आपका नोमैडलैंड सही हो जाएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। अंजना कश्यप, रजत भाटिया, चेतन भगत या रवीश कुमार। तो अंजना कश्यप आज तक की ये के संवाददाता हैं, एंकर हैं। रजत भाटिया यह के न्यूज़ 24 के हैं और चेतन भगत एक लेखक हैं, उपन्यासकार हैं। और रवीश कुमार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। रवीश कुमार एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ हैं और एक एंकर भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में साल 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अबी अहमद, पीटर हैंडके, अभिनीत बनर्जी, योकिरो अकीरा योशिना। तो अभिजीत बनर्जी एक भारत के अर्थशास्त्री हैं, इनको भी नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिल चुका है। तो अकीरा योशिनो, इनकी जो काव्य शैली है, साधारण भाषा में लोगों को भाषा में अपने काव्यों की रचना और शानदार प्रस्तुति के लिए इस बार इनको अकीरा योशिनो को 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वेयर अवार्ड्स किस लेखक की रचना है? सलमान रश्दी, झुम्पा लाहिड़ी, हैरी पॉटर या शशि थरूर। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर 2019-21 की थीम है शांति स्थापना, हम जीतेंगे, आई एम एंड आई विल बी वेल। सही ऑप्शन है आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना, जो कि 19 मार्च 2021 को प्रारंभ की गई? ग्राम उजाला योजना, ग्राम विकास, देश विकास, हर घर बिजली योजना, उजाला गांव योजना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम उजाला योजना। तेजपुर लीची को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस प्रदेश को दिया गया? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बिहार या फिर असम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी असम। तेजपुर की लीची, बिहार सबसे ज़्यादा लीची पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जीआई टैग नहीं प्रदान किया गया। जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब एक यह जो जीआई टैग होता है 10 साल के लिए मान्य होता है। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, अटल बिहारी हवाई अड्डा, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा या फिर सुषमा स्वराज हवाई अड्डा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। अगला प्रश्न ये आपके लिए रख देता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा और सही आंसर क्या है। प्रवासी रोजगार ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रवासी मजदूरों को घर पहुँचाने के लिए, प्रवासियों को गांव में रोजगार देने के लिए, प्रवासियों को रोजगार ढूंढने के लिए, वर्क फ्रॉम होम से पैसा कमाने हेतु। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा।